आज के इस पब्लिक मीटिंग में यहाँ पर आने के लिए। इसके बावजूद कि जेएनयू में बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं और उसके बावजूद आपने यहाँ पर आकर के आज जो टॉक ये पब्लिक मीटिंग बुलाया गया है और इसको सुनने के लिए आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच दो स्पीकर हैं, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे बीच अतुल सती सर हैं जो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक हैं और उससे जुड़े हुए हैं, और ये जो आंदोलन अभी चल रहा है उत्तराखंड में, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और इसके साथ हमारे बीच इंद्रेश मैखुरी सर हैं जो कि स्टेट सेक्रेटरी उत्तराखंड के सीपीआईएमएल के स्टेट सेक्रेटरी हैं उत्तराखंड में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कॉमरेड। और तो सवाल है कि जो आज का पब्लिक टॉक है ये क्यों बुलाया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो उत्तराखंड में एक टनल है और चार धाम प्रोजेक्ट जो एक इस मोदी गवर्नमेंट की एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट बनाने के क्रम में एक टनल में 41 मजदूर जो है वो फंस गए थे और उन मजदूरों को निकालने के लिए कई तमाम कोशिश करने के बावजूद जो है अंत में उससे जो है वो रेस्क्यू मिशन उसका सफल हुआ। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स में जिस प्रकार की जो लापरवाही बरती जाती है, और आप देखेंगे कि जिस टनल को बनाया जा रहा था उस कंपनी का नाम था नवयुग कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ये वही कंपनी है जिसे जो समृद्धि एक्सप्रेसवे है महाराष्ट्र में, और उस एक्सप्रेसवे में कुछ दिन पहले ही जो है लगभग 20 मजदूरों की जान गई थी, और ये वही कंपनी है जिसे फिर से जो है अभी इस प्रकार के जो उत्तराखंड में जो टनल क्राइसिस हुआ है उसमें जो है वो सेम कंपनी है। तो सवाल ये है कि पहली बात तो जो सवाल ये है कि जो उत्तराखंड में इस प्रकार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसका एक इतना बड़ा जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है और उसको कैसे साइड लाइन करके सरकारें प्रोजेक्ट चलाती है। कुछ ही महीने बीते होंगे और जिस प्रकार से जो बरसात के मौसम में हम लोग देख रहे होंगे कि उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल से लेकर के इतने सारे लैंडस्लाइड्स होते हैं, और ये जितने सारे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है कि जो हमारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उस प्रोजेक्ट्स को किस प्रकार से हमें काम करना चाहिए। कि यदि आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में और टूरिज्म में बैलेंस बनाने का कहाँ काम होना चाहिए, और इन सारे प्रोजेक्ट्स में वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है उसके कंसेंट को, उसके डेमोक्रेटिक डेलिब्रेशन में कितना ध्यान दिया जा रहा है। इन सब बातों को देख करके ये समझना जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड और पूरे के पूरे ये जो हिमालयन बेल्ट है और यहाँ का जो कंसर्न है, जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है, वो इतना बड़ा कंसर्न बन के उभर रहा है हमारे सामने। और तमाम चीजें, चाहे वो लैंडस्लाइड हो या फ्लड हो या बाढ़ हो, ये सारी चीजें बहुत बड़ी समस्याएं बन के उभर रही है। और इन सारे प्रोजेक्ट्स को किस प्रकार से पास किया जा रहा है, जोशीमठ में जो हम लोगों ने देखा वो इतनी भयावह स्थिति है और कोई एक नेशनल डिबेट नहीं बन पा रहा है इन सब चीजों का। और जब जेएनयू में हम लोग हैं तो इन सब चीजों पे बात करना और बात करके उसकी समस्याओं का समाधान निकालना, और उससे भी जरूरी उस प्रकार के जो मूवमेंट्स चल रहे हैं उन इलाकों में, उन जगहों पे जहां के लोग वहां पे संघर्ष कर रहे हैं, उनके संघर्ष में शामिल होना। ये पब्लिक मीटिंग इस बात का द्योतक है कि हम सभी लोग उस मीटिंग में उस प्रकार के संघर्षों में साथ हैं, और जो भी चीजें हमसे बन पड़ेगी वो हम करेंगे, चाहे वो डिस्कोर्स के मैटर में हो, डिस्कोर्स बनाना हो या लोगों के साथ बात कराना हो, और सिविल सोसाइटी का जो काम है। इस बीच हमारे दो जो जोशीमठ संघर्ष समिति के इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं और जो उन्होंने देखा है कि वहां पे किस प्रकार की चीजें हो रही है, और एक बड़ा जो कैपिटलिस्ट का नेक्सस है, किस प्रकार से बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बनाना, इन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए कि आखिर वहां की नीड क्या है, वहां का जरूरत क्या है। उत्तराखंड में या हिमाचल में या पूरे के पूरे हिमालयन बेल्ट में जो पॉपुलेशन रह रही है उस पॉपुलेशन की नीड क्या है, या जिस प्रकार से हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके पीछे क्या चीजें होनी चाहिए और क्या डिस्कोर्स होना चाहिए, क्या डेमोक्रेटिक डेलिब्रेशन होना चाहिए। इन सारी चीजों को साइड लाइन करके जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हम लोग हैं उसको पूरी तरीके से साइड लाइन किया जाता है। इन सब चीजों पर बात रखने के लिए हमारे बीच हैं, तो सबसे पहले मैं अतुल सती सर को बुलाना चाहता हूं।
धन्यवाद। पहले तो आप सब लोगों का इस आयोजन के लिए कि आप लोगों ने हम लोगों को ये अवसर दिया, ये मौका दिया कि हम लोग आकर के अपनी बात यहाँ रख पाएं। वो बात जो हम लोग वहाँ दूर पहाड़ में यहाँ से, अब हमारे तो मोदी जी गए थे वैसे अभी बीच में वहाँ, और उन्होंने तो हमारा जो इलाका है वो ऐसे हम लोग उसको कहते थे अंतिम गांव, सीमा का अंतिम गांव। तो मोदी जी सब कुछ पलट रहे हैं तो पलट के आ गए वहां, उन्होंने कहा प्रथम गांव, उसको फर्स्ट बता दिया। अब फर्स्ट हम आए कि नहीं आए, लेकिन अभी मानते तो हम यही है कि चाहे वो विकास की दौड़ हो या बाकी चीजें हैं, तो उसमें दूर दराज के ही गांव हैं, दूरस्थ हैं इस राजधानी दिल्ली से। तो वहां की बात सुनने के लिए आपने जिज्ञासा रखी और आपने हमको बुलाया, तो इस बात के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और ये हमारे साथ, मेरे साथ जो मंच साझा कर रहे हैं, तो कामरेड इंद्रेश मैखुरी हैं, और आपका लंबा संघर्ष का इतिहास है और पूरे हमारी जो लड़ाई है उसके वहां पहाड़ में उत्तराखंड आंदोलन से लेकर के जिस राज्य को बनाने के लिए हम लोग लड़े, शहादतें दी, जेल गए, डंडे खाए, तो उस लड़ाई के आप अगुवा रहे जमाने भर से। तो उनका ये भी एक परिचय है कि उस आंदोलन के भी आप, केवल आप यही परिचय नहीं है कि आप सीपीआईएमएल के राज्य सचिव हैं, इसके अलावा आपके आंदोलन का भी एक बड़ा इतिहास है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ के आप अध्यक्ष रहे, और उसमें भी उस गढ़वाल विश्वविद्यालय के बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारी लड़ाइयां, उसके भी आप एक प्रमुख अगुवा साथी रहे हैं। तो ये एक बात है। बाकी जो मेरे परिचय में कहा गया और जिस बारे में बातचीत करने के लिए हमको बुलाया गया, तो उसकी बहुत सारी कथा कहानी आप लोगों ने सुनी है विभिन्न माध्यमों से, टीवी के पर्दों से, लेखों से, आर्टिकल्स में आपने सुना, पढ़ा। लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी कुछ देर पहले जो है हमारे यहाँ आज जो देहरादून, जो उत्तराखंड की राजधानी है, वहां चीफ जस्टिस साहब गए हैं देहरादून में किसी कार्यक्रम में, और उन्होंने कहा कि इस लोकतंत्र में जो है असहमति की जो आवाज है, जो विपक्ष की आवाज है, उसका भी उतना ही महत्व है जितना पक्ष का, या जो बहुमत लेकर के सत्ता में चले गए। इसके अलावा जो उन्होंने जोड़ा इसमें, ये तो बहुत सारा, ये सामान्य बात है, ये हम कहते ही हैं कि असहमति की जरूरत है और असहमति की आवाजों की जो है वो है। उससे आगे जाकर के उन्होंने एक बात कही कि जो असहमति की आवाजें हैं ये भले ही आज न सुनी जाएं, लेकिन इतिहास जब बनता है तो इन्हीं असहमति की आवाजों से बनता है। तो ये जरूरी बात है, और हम लोग तो उसी असहमति की आवाज को, कि वहां जो पहाड़ में हो रहा है, जिस तरह का विकास का ढांचा वहां खड़ा हो रहा है, जिस तरह की बड़ी चौड़ी सड़कें वहां बन रही हैं, और जो पूरा विकास आप यहां देख रहे हैं, तो हम तो अभी मेट्रो से चल के आए, तो हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि यहां हम सुरंग में जा रहे हैं और सुरंगें ही सुरंगें हैं उस पूरी मेट्रो में, तो यहां तो कोई खतरा नहीं लगता। लेकिन वहां जो है एक सुरंग जो है नहीं है, इतनी सारी सुरंगें वहां बन रही हैं, और हर सुरंग जो है हमारे लिए खतरा पैदा कर रहा है। क्यों? इसलिए कि यहां सुरंग बनाना और पहाड़ पर सुरंग बनाना, हिमालय में सुरंग बनाना, दोनों में फर्क है, अंतर है। और वो अंतर क्या है? वो अंतर जो है, क्योंकि आप लोग तो इस कैंपस में हैं, इस देश की सबसे बढ़िया संस्था में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको ज्यादा पता होगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो हम लोगों को पता है वो ये है कि हिमालय जो है, जहां ये सब काम हो रहा है, वो बहुत नए पहाड़ है। इस पूरा जो हमारी पृथ्वी का इतिहास है, इस धरती का इतिहास है, उसमें हिमालय जो है, अगर हम यूरोप के बाकी पर्वतों से, बाकी जगहों से तुलना करें, तो उससे नए पर्वत हैं। और न सिर्फ नए हैं, बल्कि उनमें निर्माण का कार्य चल रहा है, अभी भी वो बन रहे हैं। अभी भी हमारी जो एशियन प्लेट है वो वहां तिब्बतन प्लेट से टकराती है, उसमें बहुत सारे ऐसे भ्रंश हैं जो हिमालय से गुजर रहे हैं, जिनमें भूकंप का खतरा है, जिनमें बहुत सारी और चीजें। तो वो जो हिमालय है वो संवेदनशील, वहां जो है एक ही तरह की चट्टान नहीं है, एक ही तरह का पहाड़ नहीं है कि आपने जो है सुरंग बनाने के लिए अगर आपने सुराख करना शुरू किया तो आप आराम से सुराख करते चले जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। वहां जो है कई तरह की चट्टानें हैं, भुरभुरी मिट्टी है, तो और मजबूत चट्टान नहीं। यही जो जिस सुरंग में जो है ये 41 लोग फंस गए, और 41 तो जो है ये हुए 10 दिन बाद, 6 दिन तक, 8-9 दिन तक तो यही पता था कि 40 लोग फंसे हैं, और 3 दिन तक तो यही मालूम था कि 36 लोग फंसे।
तो हमारे देश में मतलब जो या वहां राज्य में अब वहां की और यहाँ की सरकार में तो ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने तो डबल इंजन लगाया है, तो वो इंजन और ये इंजन, हमारे यहाँ तो एक ही इंजन है। तो जो है वो आपदा प्रबंधन का यानी डिजास्टर मैनेजमेंट का जो माहौल है, जो उसके मजाक है, वो यहां उड़ता है कि आपको वहां अंदर कितने लोग हैं 3 दिन तक 4 दिन तक ये मालूम नहीं, कि लगातार टीवी पर अखबारों में आपने पढ़ा कि 36 लोग वहां फंसे हैं, और उसके बाद पता चला कि 40 लोग फंसे हैं, और 10वें 8वें 9वें 10वें दिन जाकर के पता चला कि वहां 41 लोग फंसे हैं। तो ये आपदा प्रबंधन की वहां हकीकत है। तो वहां जब ये एक सुरंग में ये सब घटना हो गई, जो कि टीवी मीडिया में और सब में आ गया, ये तो एक घटना आपके सामने आई, ऐसी कितनी घटनाएं हैं। और जिस जगह से मैं आता हूं जोशीमठ, तो वहां जोशीमठ में जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बहुत सारी सुरंगें बन रही, और एक सुरंग तो जो ठीक जोशीमठ के सामने बनी, जिसमें कि आज के दिन पर पावर जनरेशन होता है, उसका नाम है विष्णु प्रयाग परियोजना। जयप्रकाश कंपनी है, जेपी एसोसिएट्स जिसको बोलते हैं, तो जेपी कंपनी ने वो परियोजना बनाई। तो जिस दौर में वो बन रही थी 98 से लेकर के 2004 तक, जब तक उस पर काम चलता रहा, वहां जो है न जाने कितने मजदूर उसके अंदर दफन हो गए, मर गए, जिनका पता नहीं चला। क्यों? इसलिए पता नहीं चला कि वो जो है बिहार से आ रहा है, वो झारखंड से आ रहा है, वो कहीं छत्तीसगढ़ से आ रहा है, और वहां का क्योंकि स्थानीय मजदूर नहीं है, नेपाल का मजदूर है, तो इसलिए उसकी तो खबर भी हमको नहीं लगी। हाँ, जो स्थानीय लोग वहां मरे उस सुरंग के अंदर, उनके लिए हम लोग लड़े बोले, क्योंकि हमें पता था हमारे गांव का, हमारे मोहल्ले का आदमी है, तो उसके लिए हम लड़े बोले, तो कुछ उसको मुआवजा मिल गया। अभी 2021 में ही जो आपदा आई, जिसको हम कहते हैं रेणी की आपदा या तपोवन और रेणी की आपदा, जिसमें 204 लोग एक सुरंग में दफन हो गए, तो वो 204 लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेपाल के थे। वो ऐसे मजदूर थे जिनकी आज तक पता नहीं कि वो कौन थे, कहां थे, क्या थे, उनका न मुआवजा तय हुआ न कुछ हुआ। उसके लिए हम लोग लड़े, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन आज तक उनका कोई फैसला नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारी सुरंगें हैं जिनमें जीवन दफन हो गए, हो रहे हैं, लगातार हुए, और जिनकी खबर भी इस देश को नहीं लगी। और वो क्यों दफन हुए? उसी विकास के नाम पर, जिस विकास का ये सारा ढिंडोरा है, जिस विकास को लेकर के ये सारा प्रपंच है, ये सारी बात है। और उस विकास की दूसरी तरफ हम लोग खड़े हैं जो बोलने वाले, तो हम विकास विरोधी लोग ठहराए गए। मतलब ट्विटर पर खैर देशद्रोही भी हैं, लेकिन सामान्यतया हम जो है विकास विरोधी लोग। अच्छा, अब वो विकास क्या हो रहा है? वो विकास है कि चौड़ी सड़कें। अभी एक टीवी डिबेट में वो कह रहे थे कि साहब ये इस बार का रिकॉर्ड बन गया कि 50 लाख यात्री जो है, 50 लाख पर्यटक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री चले गए, और ये हमारी उपलब्धि है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये उपलब्धि है क्योंकि हमने चौड़ी सड़क बना दी, इसलिए ज्यादा लोग वहां जा पा रहे हैं और जल्दी पहुंच जा रहे हैं। दिल्ली से आप बैठिए तो 5 घंटे में आप हरिद्वार, और वहां से 6 घंटे में जोशीमठ, और वहां से 1.5 घंटे में आप बद्रीनाथ पहुंच जा रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच में ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। जब यहां से 5 घंटे में आप हरिद्वार पहुंच रहे हैं, तो जोशीमठ पहुंचने में 5 घंटा नहीं लग रहा है, कई घंटे लग जा रहे हैं, 10-10 घंटे, 12-12, 14-14 घंटे, जबकि सड़क सचमुच में चौड़ी हुई पहले के मुकाबले। तो क्यों लग रहे हैं? क्योंकि विकास एक तरफा विकास हो रहा है। वो सड़क तो चौड़ी हो रही है, लेकिन उस पूरी सड़क में आप देखिए बद्रीनाथ तक कहीं कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई होटल्स ऐसे नहीं, कहीं वहां रुकने की ज्यादा व्यवस्था नहीं। लोग रात रात भर जो है बद्रीनाथ में या केदारनाथ में या गंगोत्री में, यमुनोत्री में रात रात भर लोग लाइन में लगे, और उनको दर्शन का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वहां व्यवस्था नहीं, ऐसी वहां का स्थान नहीं है कि वो इतने लोगों को समाहित कर सके, इतने लोग वहां जा सके, इतने लोग वहां रह सके, इसकी व्यवस्था नहीं। और इसका खामियाजा आप लोगों ने देखा कि 2013 में एक आपदा आई, जब केदारनाथ में जो हुआ, तो उसमें जो है सरकारी आंकड़ा है कि जिसमें 5000 से ज्यादा लोग मर गए। 5400 लोगों का आंकड़ा सरकार ने दिया, और मरे तो उससे ज्यादा, क्योंकि उस दिन वहां जिस दिन ये घटना हुई 15-16 जून को 2013 में, उस दिन जो है वहां 20,000 से ज्यादा लोग थे, और बाद में भी अभी तक भी उनके कंकाल वहां मिलते रहते हैं। जैसे कि 2021 की आपदा में जो लोग दफन हो गए उस सुरंग के अंदर, तो उनके जो है कंकाल, उनके हाथ, उनके पैर, उनका धड़, उनका सर आज तक मिल रहा है। अभी 2 दिन
जिस दिन मैं जोशीमठ से चला हूं उससे एक दिन पहले जो है वहां एक गाड़ी उस सुरंग के अंदर मिली, जिसके अंदर जो है उस गाड़ी का जो मालिक है और ड्राइवर है उस सुरंग के अंदर वो फंस गई वो गाड़ी। तो वहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे वो गाड़ी में बैठा हुआ, तो वो लाशें अभी तक मिल रही, वो नहीं अभी तक निकाली जा सकी, वो अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला कि वो कौन लोग थे। उनके परिजन लगातार उनकी प्रतीक्षा करते रहे, बल्कि यहां तक हुआ कि 6-6 महीने तक हमारे यहां लोगों ने उनकी अंत्येष्टि नहीं की, उनका दाह संस्कार नहीं किया कि क्या पता वो लौट करके आ जाए। बहुत सारे किस्से मैंने लिखे, उसमें एक किस्सा है बड़ा जो दारुण है, जो हृदय विदारक है। उसमें एक किस्सा है कि रेणी की एक महिला है वहां, क्योंकि वो जनजाति का इलाका है। अब मैं बाकी चीज पे आऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इस सब में, ताकि उससे आपको जुड़ाव महसूस हो। तो जिस दिन ये घटना हुई 7 फरवरी को, तो उस दिन जो है एक महिला तो ऐसे मर गई जो घास लेकर के आ रही है, वहां से अचानक वो जो रौंठी पर्वत है वहां से एक पहाड़ का टुकड़ा गिरता है, जिसमें कि ग्लेशियर भी है। तो जो पहाड़ का टुकड़ा जब गिरा तो उसके साथ वो ग्लेशियर भी पिघल करके वो आ गया, और बहुत सारा मलबा, हजारों टन मलबा उसके साथ आ गया। उसका ऐसा तूफान है कि जैसे लोगों ने समझा कि वहां कोई एटम बम जैसा कुछ गिर गया। क्यों? क्योंकि लोगों को ये आशंका हुई। वहां से मुझे फोन आया जोशीमठ, जहां ये घटना हुई, वहां से जोशीमठ जो है 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर है। तो वहां से फोन आया कि भाई साहब कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, वो जो चाइना पर नजर रखने के लिए वो एटम वाला डिवाइस वहां रखा गया था वो फट गया। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं संभव है, क्योंकि ऐसा रखा गया 1962 के बाद जो है अमेरिका की सहायता से, और उनके चाइना पर वहां नजर रखने के लिए नंदा देवी में, क्योंकि नंदा देवी के एक छोर से चाइना का एक इलाका जहां उनका एयर बेस है वो दिखाई देता है, तो वहां एक डिवाइस वहां रखा गया जो कि एटॉमिक एनर्जी से चलता था। तो लोगों को ये संदेह हुआ, तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैं दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो देखा कि वहां तो इस तरह की हलचल वहां हुई कि लोगों को लगा कि कोई बड़ी घटना, कोई बड़ा बम जैसा धमाका हो गया। तो उस तूफान में बहुत सारा सब कुछ तिनके की तरह सब उड़ गया। तो उसमें कुछ घास लाती हुई महिलाएं जो अपनी पीठ पर घास ला रही थी, वो भी उसमें उड़ गई तिनके की तरह। तो एक लड़का उसी गांव का वो मर गया, वो जो सुरंग थी वहां बनी हुई, उस सुरंग में वो दब गया। अब उसकी मां है, बूढ़ी मां, वो अकेला घर का बच्चा है जो कि अपने आमदनी का उनका जरिया है, स्रोत है। तो उसकी मां कहती है कि मुझे सपने में रोज जो है वो सुनाई देता कि वो गुफा से, जहां वो दफन है, उस सुरंग से वो आवाज दे रहा है कि मां मैं जिंदा हूं, तो आ मुझे ले जा। तो वो कह रही कि मैं लगातार गुहार लगाती रही हूं, जो बचाव कर्मी थे जो वहां आए थे, कि मेरे बेटे को ढूंढो, वो जिंदा है। वो लगातार मुझे सपने में आवाज करता है। तो जब 2 दिन तक 3 दिन तक उसकी सुनवाई नहीं हुई, वहां बड़ी जेसीबी मशीन लगी है, वो मशीनें क्या कर रही हैं, हम लगातार, मैं इंद्रेश वहां जा रहे हैं, देख रहे हैं, और लगातार हम कह रहे हैं कि आप ये पुल क्यों बनाना चाहते हैं, ये मलबा क्यों साफ कर रहे हैं, पहले उनको ढूंढिए जो लोग वहां दफन है उसके अंदर, उस मलबे में हो सकता कोई जिंदा मिल जाए। लेकिन वो कहते हैं कि हमारी प्राथमिकता ये नहीं है। क्यों नहीं है? कि उनकी प्राथमिकता है वो पुल बनाना, जो पुल टूट गया है। वो पुल कौन सा पुल है? जो भारत और चीन की सीमा की तरफ जा रही जो सड़क है, उसका बीच का पुल टूट गया है, और उस पुल के टूटने से सेना का रसद, सेना का सामान उस तरफ नहीं जा सकता। तो इसलिए जो है उनकी प्राथमिकता है उस पुल को बनाना, उनकी प्राथमिकता लोगों को ढूंढना नहीं है। फिर खैर उसमें बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जब इसकी मां, इस लड़के की, वो लगातार गुहार लगाती रही है, नहीं उसकी सुनवाई हुई, तब उसने क्या किया? तब उसने तीसरे दिन जाकर के वो कहती है कि मैं वहां गई और मैंने अपने हाथ से ही, जैसे मुझसे संभव हुआ, उस मिट्टी को खोदना शुरू किया। और जब मैंने खोदना शुरू किया तो मेरे बेटे भी वो ये जो होता है खोदने का औजार, हम गैंती, फावड़ा इत्यादि लेकर के वो भी चले गए मेरे साथ, कि हम ही कोशिश करते हैं। और इस तरह उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनका लड़का नहीं मिला। और ये एक मां का किस्सा नहीं, बहुत सारी माओं के ऐसे किस्से हैं जिनके बच्चे उन सुरंगों में दफन हो गए। तो ये जो सुरंगों का पूरा कारोबार है, ये जो पूरी सुरंगें हैं, जिसमें हमारा भविष्य, हमारा वहां का पूरा पहाड़, वहां का पर्यावरण, वहां की इकोलॉजी, वहां का सब कुछ उन सुरंगों के भीतर दफन हो रहा है। तो वो एक बच्चा नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे युवाओं की कहानी है। तो ये एक कहानी है, और इस कहानी का ही ये जो सुरंग है जो आपको दिखाई दी पिछले कुछ दिनों में, जिसमें 41 लोग फंसे रहे और 17 दिन तक वो निकाले नहीं जा सके। 2-3 दिन तो ऐसे थे कि जिसमें कुछ हुआ ही नहीं,
केवल टीवी के पर्दे पर हो रहा था। वैसा ही कि जैसा मैंने उसको रिलेट किया, ठीक 2021 में जब ये तपोवन वाली आपदा, ऋणी वाली आपदा आई, जिसका मैंने अभी किस्सा सुनाया, उसमें क्या हुआ? उसमें ये हुआ कि जैसे ही वो आपदा आई तो सीधा हमारा जो मुख्यमंत्री उस समय थे उत्तराखंड के, त्रिवेंद्र रावत जी, वो वहां पहुंच गए बमुश्किल 1.5-2 घंटे के अंतराल में। और जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने जो है जो बयान दिया पहला, अच्छा ठीक, मैंने कहा कुछ बात तो नहीं। तो उन्होंने जो है वहां जो बयान दिया पहले, और कहा जहां वो 204 लोग दफन हैं उनकी लाशों पर खड़े होकर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो ये आपदा आ गई है, ये जो घटना हो गई है, इस घटना को आपको विकास के खिलाफ प्रोपोगेंडा की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनको तब भी चिंता उनकी नहीं है जो वहां दफन हो गए लोग हैं, उनको तब भी चिंता नहीं है कि ये लोग जो मर गए पहले इनको निकालें, इनको बचाएं, वो चिंता नहीं है। चिंता है उस प्रोजेक्ट की, जो प्रोजेक्ट वैसे ही फेल प्रोजेक्ट है, वैसे ही जो है तबाह हो चुका है। एक प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया, जो ऋषि गंगा वाला जो था वो तो पूरा उड़ गया, उसमें तो कुछ नहीं मिला। लाशें तो छोड़िए, उस प्रोजेक्ट में जो है तिनका भी अगर आप जाकर के ढूंढे तो सुरंग भी गायब है वहां से। जिस सुरंग को बना करके वो बिजली पैदा करना चाहते थे वो भी गायब है। और उसके और किस्से में आगे जाएं तो वो प्रोजेक्ट जब से शुरू हुआ तब से उसमें लगातार ऐसी दुर्घटनाएं हुई। एक मालिक तो उसका जो उसको बना रहा था, वो मालिक उसमें मर गया ठीक उस दिन जिस दिन की उस परियोजना का उद्घाटन होना था। तो ये जो तपोवन वाली घटना है, इसमें क्या हो रहा है कि पहले दिन 7 फरवरी 2021 को टीवी के पर्दों पर आप देख रहे हैं लगातार प्रचार हो रहा है। सरकार कह रही है कि हमने आपदा प्रबंधन का काम शुरू कर दिया है, सब कुछ सेना के हवाले, अब सेना करेगी लोगों का बचाव। और सेना सबको कहती है अरे हटिए हटिए हटिए, सब ठीक हो रहा है। और लगता है कि सेना अभी सब कुछ चमत्कार कुछ होने वाला है, कोई चमत्कार नहीं होता। और दूसरे दिन हम टीवी के पर्दे पर देखते हैं कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं, सरकार कह रही है, सारा जो ये अभियान है आईटीबीपी के हवाले किया गया। और फिर सेना पीछे चली जाती है, आईटीबीपी आगे आती है और आईटीबीपी कहती है सब हटिए हटिए। वहां की बल्कि एक कमांडर है, वो महिला, जिसका कि इंटरव्यू टीवी के पर्दे पर दिखाई देता है, वो कहती है कि बस सब कुछ घंटे की बात है, हम ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग करेंगे और उसके बाद सबको बाहर निकाल लाएंगे और ये हो जाएगा। लगता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, सचमुच कुछ बच के निकलने वाला है। और फिर वो भी फेल हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। फिर सरकार की तरफ से तीसरे चौथे दिन आता है कि अब सारा अभियान एनडीआरएफ चलाएगी, और लगता है कि अब एनडीआरएफ कुछ करेगी। फिर वो कहते हैं अरे आप हटिए हटिए, अब एनडीआरएफ कुछ करेगी, और कुछ नहीं होता। और तब चौथे दिन, पांचवें दिन जाकर के जो कंपनी उस प्रोजेक्ट को बना रही है, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिनका काम था इस देश में कोयले से बिजली बनाना, वो जो है पानी से बिजली बनाने चले हैं। तो उनके हवाले पूरा अभियान जब जाता है, तब वो जेब के पीछे से एक नक्शा निकालते हैं, जिस नक्शे में सुरंग का नक्शा है। वो सुरंग केवल सीधी सुरंग नहीं है, उस सुरंग के अंदर कई सुरंगें हैं, उसके अंदर कई सारे खाने हैं, कई रास्ते हैं। तब जाके पता चलता है कि 3 दिन से 4 दिन से टीवी के पर्दे पर जो अभियान चलाया जा रहा था, जो लोगों को दिखाया जा रहा था, वो सब झूठ था, कुछ नहीं था। केवल टीवी पर लोगों को डाइवर्ट करना था, लोगों का ध्यान आकर्षित करना था। और क्योंकि इनके पास तो नक्शा ही नहीं है अंदर सुरंग का, जिनके पास नक्शा नहीं है वो क्या अंदर जाकर के करेंगे, क्या अभियान चलाएंगे? कोई अभियान नहीं चल रहा था। तो ऐसा ही अभियान हमने यहां देखा, जहां जो है 17 दिन लग गए। और वहां जो है साइट पर जो मजदूर हैं, उनका कहना है, जो स्थानीय जो उस सुरंग में काम करते हैं, कि अगर हमको जो है ये काम करने देते, इस सुरंग में जो सिलक्यारा में जो घटना हुई जहां 41 लोग फंसे हैं, तो हम 2 दिन उन मजदूरों को निकालते स्थानीय जुगाड़ से, स्थानीय तरीके से। हम अपना जो है, जो हमारा तरीका है, उससे हम कोने से ड्रिल करते और पहले दूसरे दिन उनको निकाल लेते, लेकिन उनको मौका नहीं दिया। उसके बाद भी जिस तरह से पूरा अभियान चला, 17 दिन तक वो पूरा तमाशा चलता रहा, जो कि बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए। उत्तराखंड जो है पहला राज्य है जिसने आपदा प्रबंधन विभाग बनाया, वहां मंत्रालय उसका है, जिलों तक उसकी जो है पूरी इकाइयां हैं। लेकिन वो आपदा प्रबंधन विभाग ठीक जब आपदा आती है तो उसका पूरा कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है, उसका पूरा जो व्यवस्था है, कैसे वो आपदा से निपटना है, उनका कोई इंतजाम उसमें नहीं। हमने तो देखा, आप सबने देखा कि जो है वहां कील कांटा भी मंगाना है तो दिल्ली फोन हो रहा है, और फिर दिल्ली से एक मशीन जा रही है जिसको कहा गया ऑगर मशीन,
और वो ऑगर मशीन पता चलता है कुछ दिन में जाके फंस जाती है। फिर कहा गया कि तीसरी मशीन की जरूरत है, फिर वो मशीन हैदराबाद से आ रही है। फिर एक मशीन की जरूरत है, वो इंदौर से आ रही है। फिर किसी मशीन की जरूरत है, वो सहारनपुर से आ रही है, और वहां मौके पर कुछ नहीं। तो ये जो है ऐसे राज्य में कि जहां लगातार आपदाएं, जिसको आप कह रहे हैं कि आपदाओं के प्रति संवेदनशील इलाका है, लगातार वहां पहले तो ये होता था कि 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में कोई आपदा आती थी, लेकिन अभी तो जो है पूरा जो हिमालय है, मौसम के बदलाव के कारण जो है लगातार हर साल जो है 3-3, 4-4 बार ऐसी स्थिति बनती है कि आपदाएं जो है आज एक गांव में, कल दूसरे गांव में, कल तीसरे गांव में, लगातार ये हो रहा है। अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखें तो पिछले जून, जुलाई, अगस्त इसी साल में कम से कम 15 जगह ऐसी है जहां के बादल फटे और वहां जो है आपदा आ गई। तो आपको पता है ये मौसम की चेतावनी आपके सामने है, बाकी सारा रडार, टेक्निक, टेक्नोलॉजी सब आपके पास है। उसके बावजूद आप आपदा के आने का इंतजार करते हैं। उसके बावजूद आप इस प्रतीक्षा में है कि आपदा आए, कोई अवसर पैदा हो, तो फिर हम जो है टीवी के पर्दों पर ये सब माला फूल ये सब करते रहे। तो जो है आपदा से बचाव के बजाय आपदा न हो, इसकी कोई तैयारी हमारे पास वहां नहीं, और वो तैयारी नहीं है तो वो जो है इसके लिए भी उसका पूरा इंतजाम है कि अगर वो पहले ही आपदा आने से रोक दें तो आपदा प्रबंधन का जो करोड़ों अरबों रुपए का बिल है, बजट है, वो कहां जाएगा, वो कैसे खत्म हो। तो वो भी उसकी एक पूरा ये सर्कल है। तो ये एक पहलू है इसका। और दूसरा पहलू है जो विकास वहां हो रहा है, जो इन आपदाओं को न्योता दे रहा है, जो इन आपदाओं को बुला रहा है, उसमें चौड़ी सड़कें हैं, जो कि जिसका पार्ट ये सुरंग भी है, जो 4 धाम यात्रा वाला जो प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर के शुरू से, जिस दिन से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ 2016-17 से तब से ही इसको लेकर के आपत्तियां हैं। तब से लेकर के ही लगातार हम लोग, वहां के पर्यावरणविद, वहां जो जनता के जो वैज्ञानिक हैं, जो जन वैज्ञानिक हैं, वो लोग सवाल उठाते रहे। यहां तक सवाल उठा कि लोग उसको लेकर के एनजीटी में गए। एनजीटी से फेल हुए तो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी बनाई। वो हाई पावर कमेटी ने भी जाकर के इस बात के ऊपर बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगाया कि इतनी चौड़ी सड़क, 10 मीटर चौड़ी, 12 मीटर चौड़ी सड़क की यहां जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 12 मीटर चौड़ी सड़क यहां बनाएंगे तो 24 मीटर आपको पहाड़ काटना पड़ेगा। 24 मीटर आप पहाड़ काटेंगे तो ये पूरा पहाड़ नीचे चला आएगा। और जिस तरह की कटिंग आप कर रहे हैं ये खतरनाक है, ये वैज्ञानिक नहीं है, अवैज्ञानिक है, इसकी तकनीक ठीक नहीं है, आपका अध्ययन ठीक नहीं है, आप भूगर्भिक अध्ययन नहीं है, जियोफिजिकल स्टडी आप नहीं इसमें कर रहे हैं, और ये इस पूरे इलाके के लिए खतरनाक है। ये ऑब्जेक्शन जो है हाई पावर कमेटी ने किया कि, और उन्होंने कहा इस बात को। अभी तो ये सुरक्षा वाला सब चल रहा है, इसमें भी एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं। जब जो है हाई पावर कमेटी ने अपना ऑब्जेक्शन इस पर लगा दिया, जो उसके चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि इसको सिर्फ 7 मीटर से ज्यादा चौड़ा ये सड़क नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7 मीटर चौड़ी सड़क पर्याप्त है, उसमें 2 गाड़ियां आराम से जो है निकल सकती हैं। लेकिन यहां जो हमारा मंत्रालय है, गडकरी साहब जिसके मंत्री हैं, उनका जोर था कि भाई वो तो 10 मीटर 12 मीटर वो सड़क होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ज्यादा चौड़ी सड़क होगी तब आप उसका टोल टैक्स ये सब ले पाएंगे। तो जब ये ऑब्जेक्शन लग गया तब ये सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा का मामला लेके गए कि देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, देश की रक्षा करना आवश्यक है, और वहां हमको अग्नि मिसाइल ले जानी है सीमा पर, हमको जो है बोफोर्स मिसाइल ले जानी है, और छोटी सड़क से कैसे जाएगा, इसलिए हमको वो चाहिए। जबकि उससे पहले ही वो जनरल साहब जो थे बिपिन रावत, उनका प्रसिद्ध बयान है, इस पर टीवी पर उनका बयान है, और उन्होंने बल्कि वहीं उत्तरकाशी में ही जहां ये सिलक्यारा सुरंग है और जहां ये घटना हुई, वहीं जाकर के उन्होंने इस बात को कहा, जब टीवी पर उनसे पूछा गया कि क्या सेना को 7 मीटर से ज्यादा चौड़ी सड़क की जरूरत है, उन्होंने कहा कि नहीं जरूरत है, 7 मीटर सड़क पर्याप्त है। इसलिए पर्याप्त है कि जिस दिन देश पर कोई ऐसी विपत्ति आएगी, सीमा पर हमको अपने हथियार ले जाने होंगे, तब हम जो है सड़क का इंतजार थोड़ी करेंगे, हम इसके भरोसे थोड़ी बैठेंगे, हम तो तब हवाई मार्ग से भी जा सकते हैं। तो ये जो तर्क थोथा तर्क ये लेकर के आए कि सेना की जरूरत के लिए हमको सड़क चाहिए, तो कहीं नहीं चाहिए थी। और उस सड़क का भी हाल ये है कि जिस सड़क को जो है चौड़ा किया गया, वो एक बार चौड़ी नहीं हुई है अभी। ये नहीं है कि मोदी जी का सपना है तो वो जो है अभी चौड़ी हो रही है। इससे पहले वाजपेयी जी का भी सपना था, और हमारे यहाँ एक मंत्री होते थे खंडूड़ी जी, जो भुवन चंद खंडूड़ी, वो भी यही मंत्री थे जो मंत्री गडकरी साहब हैं, और उन्होंने इसी ऋषिकेश से लेकर के बद्रीनाथ तक की सड़क को चौड़ा किया, और उसी सड़क चौड़ीकरण की जो है
वो बंसी बजाते हुए 2-3 बार चुनाव भी जीत गए। और वो सड़क जो है 2013 की आपदा के बाद जो है वहीं की वहीं पहुंच गई। वही सड़क, कोई नई सड़क नहीं बन रही है, कोई वैकल्पिक सड़क नहीं बन रही है। देश का पैसा, देश की जनता का पैसा जो है 12,000 करोड़ रुपया आप एक उसी सड़क को चौड़ा करने में खर्च कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद ये हो रहा है कि इसी साल की जुलाई अगस्त महीने में वो जो है बारिश आई और जो सड़क की ये उपलब्धि अपनी बता रहे हैं वो सड़क वहीं की वहीं पहुंच गया। आप ऋषिकेश से आइए बद्रीनाथ तक 150 जगहें ऐसी हैं कि जहां नए भूस्खलन के जोन पैदा हो गए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यही जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो डायरेक्टर साहब हैं उन्हीं का बयान अखबार में है। अगर आप देखें तो उन्होंने स्वयं कहा कि 145 प्लेसेस ऐसे हैं जहां नए भूस्खलन के जोन बन गए। तो ये नए जो भूस्खलन के क्षेत्र बन गए तो कौन क्षेत्र है? वो कोई पहाड़ नहीं है, वहां लोग हैं, जनता है, खेती है, मकान है लोगों का, वो क्षेत्र बने हैं। और अभी तो जो है जो ये नवयुग कंपनी है, तो नवयुग कंपनी ही वो कंपनी है जो यहाँ ये सुरंग का काम कर रही थी और इसी कंपनी को रेलवे की सुरंग का काम दिया गया है। जो रेलवे की परियोजना चल रही है ऋषिकेश से लेकर के कर्णप्रयाग तक, और उस सुरंग उसमें तो जो है 8 किलोमीटर तक की भी सुरंगें हैं। और जब 8 किलोमीटर की सुरंग होगी और पहाड़ का ऐसा चरित्र है, इतने कमजोर पहाड़ हैं, तो वहां जब ये वाइब्रेट करती हुई ट्रेन उसके अंदर से गुजरेगी तब कितनी बड़ी घटनाएं, कितनी बड़ी विपदाओं को हम चुनौती आमंत्रण दे रहे हैं। तो ये एक नया संकट वहां खड़ा होने वाला है। और ऐसे समय में जबकि हम आज के दिन पे ये तो रियाद में वो मीटिंग चल रही है कॉप वाली दुबई में, तो दुबई में वो मीटिंग चल रही है और वहां ये सब बातें हो रही हैं। और मोदी जी का भी कल भाषण हुआ है जिसमें बड़े बड़े सब दावे किए गए हैं और बड़े लक्ष्य रखे गए हैं। और उन लक्ष्यों के खिलाफ जो है ये सब काम हो रहा है कि वहां ये सब आप विस्फोटकों के जरिए टनल बनाएं, विस्फोटकों के जरिए सड़क बनाएं, विस्फोटकों के जरिए वो जल विद्युत परियोजनाएं। और उन जल विद्युत परियोजनाओं की भी कथा यही है कि वो कोई परियोजना पूरी नहीं हो रही है अपने समय पर। यही तपोवन विष्णुघाट परियोजना है जिसमें 204 लोग मर गए। वो परियोजना 2011 में उसको बिजली उत्पादन करना था और जो है आज 2023 में हम बैठे हैं और 2023 में भी कहीं कोई उस परियोजना में जो है बिजली बनने की कोई बात नहीं है और लगातार उस पर जो है सवाल हैं। और वही परियोजना है जिसको हम जिम्मेदार मानते हैं जोशीमठ की त्रासदी के लिए, क्योंकि उसी परियोजना की जो सुरंग है 12 किलोमीटर लंबी सुरंग, वो जोशीमठ शहर के ठीक नीचे से गुजर रही है। और विस्फोटकों के जरिए जब उन्होंने सुरंग बनाई तो वो नगर जो है धंसने लगा, उसमें घरों में दरारें आने लगी, जिसको लेकर के हम पिछले 20-22 सालों से लगातार लड़ते रहे। और तभी 2003-4 में ही हम लोगों ने शुरू किया ये कहना कि अगर ये सुरंग यहां बनेगी तो ये शहर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और वो तभी हम लोगों ने जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति बनाई। वो अनुभव हमारा था क्योंकि वहां सामने ही जिस परियोजना की मैंने बात की, विष्णु प्रयाग परियोजना, जिसको जेपी कंपनी ने बनाया, तो वहां जो है एक गांव उससे तबाह हुआ, चाई गांव। तो चाई गांव उस इलाके का जो है बड़ा समृद्ध गांव माना जाता था। वहां जो है माल्टे की खेती होती, दूध का व्यापार होता, अच्छी खेती वाला गांव वो था। और उस गांव का पूरी तरह से तबाह हो गया जब विष्णु प्रयाग परियोजना बनी। उसमें विस्फोट होने लगे, उनका जो भूमि का जल है वो नीचे जाने लगा, उनके माल्टे की खेती खत्म हो गई, उनका दूध का व्यवसाय खत्म हो गया। क्योंकि वो जो सुरंग के अंदर जब विस्फोट करते हैं तो विस्फोट करने में जो वो उसका मकिंग है जिसमें वो विस्फोटक पदार्थ मिला हुआ है, तो जब वो बाहर जो है उड़ करके आता है तो घास पर बैठता है, तो घास की उसको गाय खा रही है, तो गाय के बच्चे मरने लगे, गायें मरने लगी, उनकी बकरियां मरने लगी। और इस तरह से वो पूरा गांव पूरी तरह से तबाह हो गया। आज आप जाइए तो वहां कोई रौनक नहीं है। तो हमको लगा कि जैसा यहां हुआ वैसे यहां भी होगा जोशीमठ में। और उस अनुभव से सीखते हुए शुरू से ही जिस दिन से इस परियोजना का सर्वे शुरू हुआ, तपोवन विष्णुघाट परियोजना का, तब से हम लोग उसका विरोध करते रहे। और आज तक जो है उसी परियोजना में उसमें कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि पिछले 10-12 साल से तो उसमें पानी का रिसाव हो रहा है, टीबीएम मशीन वहां फंसी हुई है, कोई काम उसमें नहीं चल रहा है। और इस आंदोलन के बाद जब से वो जनवरी में हम लोगों का आंदोलन का जब आप लोगों ने उसको देखा, तो तब से उसमें अभी तक रोक लगी हुई है। हाईकोर्ट में वो गए कि भाई हमको जो है इसमें विस्फोट करने की, इस सुरंग को बनाने की इजाजत दी जाए, तो अभी तक हाईकोर्ट ने वो इजाजत दी नहीं है। तो ये जो परियोजनाएं हैं उनका जो पूरा ये जाल है वो जो है कामयाब भी नहीं है। यानी कि उससे कोई बिजली पैदा हो रही हो ऐसी भी बात नहीं है, उससे किसी का भला हो रहा हो ऐसी भी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यह है कि बड़ी परियोजना, उसमें बड़ा धन तो उसमें बड़ा कमीशन, और बड़ा कमीशन किसके पास जा रहा है? उन्हीं
लोगों के पास जिनको जो है चुनाव लड़ना है और उसके बाद सत्ता में आना है और चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा चाहिए, वो पैसा जो है इन बड़ी परियोजनाओं से आ रहा है और वो बड़ी परियोजनाएं जो है उन लोगों के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि विकास आप नहीं चाहते क्या? बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन वो विकास किसके लिए? क्या उस विकास के केंद्र में वहां का आम आदमी है, आम जनता है? वहां आम जनता की जरूरत तो अस्पताल है, स्वास्थ्य की सुविधा है, शिक्षा है, उनका रोजगार है, वो नहीं हो रहा है। इन सवालों पर उस राज्य के लिए हम लोग लड़े, यानी कि वहां शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, जल जंगल जमीन का जो सवाल है जिस पर हम चाहते हैं कि जनता का अधिकार हो, इन सवालों पर उस राज्य की लड़ाई लड़ी गई और उनमें से कोई सवाल हल नहीं हुआ। वो विकास के केंद्र में नहीं है, वो विकास वो नहीं चाहते। विकास किसके लिए? नवयुग कंपनी के लिए। विकास किसके लिए? एनटीपीसी के लिए। विकास किसके लिए? जेपी कंपनी के लिए। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको चौड़ी सड़कें, उनकी सुविधा के लिए, उनके कंपनियों के लिए, उनकी गाड़ियों पे जाने के लिए, उनकी मशीनों के लिए, और जो है उन्हीं के लिए सारा विकास का पूरा ढांचा खड़ा हो रहा है। तो इस पर हम लोगों की आपत्ति है, इस पर हम लोगों का सवाल है, और ये सवाल जो है सिर्फ हम लोगों का नहीं है, ये आप लोगों का भी सवाल है, ये आपके भी भविष्य का सवाल है। इसीलिए सवाल है कि अगर वो हिमालय, अगर वो इलाके, वहां का पानी, वहां का जंगल बचा रहेगा तो ये देश का जो पानी है, इस देश की जो बाकी संपदा है वो भी बची रहेगी। इसलिए हम सब लोगों का सवाल है। हमने तो लगातार, अगर आपने सुना हो, हम तो इस बात को वहां जोशीमठ में कहते रहे कि भाई हिमालय जो है केवल वहां जो हम लोग रह रहे हैं, जो वहां रहने वाले लोग हैं, उनका नहीं है। इस पर तो ये सब की, हम सब लोगों की संयुक्त धरोहर है और हम सब की जिम्मेदारी है इसको बचाना। तो अगर जो है हम सब लोग ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो ये जो विकास का जो दैत्य है, जो सब कुछ निगल लेना चाहता है, सब कुछ को जो है उस अंधेरी सुरंग में ले जा देना चाहता है, हमारे भविष्य को, उसको रोकना जरूरी है। इसलिए हम सब लोगों को इस पर बात करने की, कहने की, लड़ने की जरूरत है। यही बात, यही मैसेज, यही सब कहने के लिए हम आपके बीच में आए थे। इसमें जो है बहुत सारी चीजें रह भी गई हों, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम फ्रेम नहीं भी कर पाए हों, लेकिन आप लगातार क्योंकि इस विषय को जानते हैं, समझते हैं, तो ये केवल वो था। इसमें कहीं कोई आप लोगों को लगता हो कोई विषय छूट रहा हो, कोई सवाल आप लोगों का हो, तो इस पर बातचीत कर सकते हैं। फिर इसके बाद इंद्रेश अपनी बात रखेंगे। आप लोगों ने हमको समय दिया, मौका दिया, सुना, इस बात के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाबी सलाम आप लोगों को।